मोदी मांगे मौका में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली का चुनाव अब तक अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही नजर आ रहा था, लेकिन बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की एक सभा ने सारे समीकरणों को इधर उधर कर दिया है। प्रधानमंत्री की सभा के बाद जो है लगातार राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है। क्यों मची है हलचल, देखेंगे इस रिपोर्ट में। मैं दिल्ली वासियों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, मोदी को दिल्ली की सेवा करने का कुछ मौका दीजिए। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इमोशनल कार्ड कह लीजिए या एक दशक से ज्यादा पुरानी टीस। केंद्र सरकार में रहते हुए भी दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा न होना बीजेपी को जरूर सताता होगा। शायद इसलिए ही पीएम मोदी ने दिल्ली वालों से सिर्फ वोट अपील नहीं की, बल्कि सेवा करने और मौका देने जैसे शब्द इस्तेमाल किए, ताकि ये शब्द उनके मन में घर कर जाएं और वोट डालते समय कमल के बटन के सिवा कुछ और नजर न आए। मैं दिल्ली वासियों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, मोदी को दिल्ली की सेवा करने का कुछ मौका दीजिए। देश भर में मैं बहुत कुछ कर पाया हूं, दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का अवसर नहीं दिया। आपने 25 साल कांग्रेस भी देखी, आपदा भी देखी, अब एक बार कमल को भी देख लीजिए। जाहिर तौर पर बीजेपी अपने चुनावी कैंपेन के आखिरी दौर में रफ्तार तेज कर देती है। शायद इसी का नतीजा है कि पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार को धार दी। अब तक केजरीवाल को दिल्ली चुनाव का केंद्र माना जा रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने यमुना के मुद्दे को कुछ इस तरह से खुद से और दिल्ली वालों से जोड़ा कि हर कोई हक्का बक्का रह गया। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हालांकि आम आदमी पार्टी अब भी अपने स्टैंड पर डटी हुई नजर आ रही है। यमुना में गंदगी को लेकर आप कह रही है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार फैक्ट्रियों का जहरीला पानी यमुना में मिला रही है। देखिए, ये बेहद दुखद है कि पानी जैसे सेंसिटिव मामले पर प्रधानमंत्री मोदी खुद राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा के लोग तो ऐसे हैं कि आप उनसे पानी का ग्लास मांगेंगे वो दूध देंगे, पर ये हरियाणा सरकार, ये भाजपा सरकार इतनी विंडिक्टिव है कि अपनी ऐतिहासिक हार देखकर दिल्ली में वो अब इन हरकतों पे उतारू है कि दिल्ली के लोग अगर बीमार हो जाएंगे तो ब्लेम स्क्वेयरली अरविंद केजरीवाल जी पर फॉल करेगा। बट हमारे सतर्क इंजीनियर्स ने उस जहरीले पानी को वहीं रोक दिया और दिल्ली के पानी में मिक्स नहीं होने दिया। पर इस पर कड़े कदमों की जरूरत है, इंक्वायरी होनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने यमुना का मुद्दा उठाकर पूर्वांचल और जाट वोटर्स को भी साधा है, तो दिल्ली के एक एक बाशिंदे को यमुना, भ्रष्टाचार और मोदी की गारंटी के जरिए मैसेज दिया है। कुल मिलाकर दिल्ली की लड़ाई पीएम मोदी बनाम केजरीवाल बन चुकी है, जो सीएम फेस के सवाल को दरकिनार कर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कंसल न्यूज। तो रिपोर्ट देखिए आपने और इस पूरे मुद्दे पर अब चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय फिर चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ गौरी शंकर श्रीवास जी, वरिष्ठ प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। अभिषेक गुप्ता जी आपसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हर्ष शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र सिंह राजपूत जी एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, हमारे साथ स्टूडियो से ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। माफ कीजिएगा, हर्षद शर्मा जी है हमारे साथ कांग्रेस से। शैलेंद्र जी आपके पास आऊंगी। अब तक जो भी हमने चर्चाएं की, लगातार हम रोज दिल्ली के दंगल पर चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक चीज तो सर हमने कॉमन देखी। आप हमेशा से पूछती आई है कि आपके पास तो चेहरा ही नहीं है, बीजेपी से सवाल। और आज जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, सर क्या कुछ कहेंगे? क्या हम ये कहें कि मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी पार्टी जो है चुनाव लड़ने जा रही है? बिल्कुल, देखिए अभी तक बीजेपी जिस चीज़ से बच रही थी वो आज मोदी ने मंच पर आकर वही चीज़ कह दी। और ये दिल्ली में चुनाव केजरीवाल वर्सेस मोदी बनाने की कोशिश में अब बीजेपी है।
इसमें 2-3 बिंदु हैं। एक तो मोदी ने खुद को दांव पर लगाया है दिल्ली में, ये कह सकते हैं, क्योंकि उनकी छवि को दांव पर लगाया। और हो सकता है अस्मिता कि ये संकेत मिले हों बीजेपी को, इसमें दो कारण हो सकते हैं। बीजेपी को अच्छे संकेत मिल रहे हों तो इसलिए हो सकता है मोदी ने आकर अपने आप को प्रस्तुत किया है वहाँ पर, तो एक इमोशनल। और दूसरी बात है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो 15 से 16% का वोट का अंतर आता है, बीजेपी में गेन करती है लोकसभा चुनाव में, तो ये 15 से 16% बीजेपी ऐसा मानती है कि ये ब्रांड मोदी या मोदी की छवि के कारण मिलता है, जो विधानसभा में नहीं मिल पाता। तो मोदी ने पूरी तरह अपने आप को प्रस्तुत किया है। उन्होंने, आपने देखा उनकी बाइट में बहुत एक तरह से अपील थी, इमोशनल अटैचमेंट था कि मुझे मौका नहीं दिया है दिल्ली ने पिछले 27 सालों से। तो ये मोदी अक्सर इस तरह की बातें कहते नहीं है, लेकिन दिल्ली में अगर ये बात बोली है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। खुद को एक इमोशनली अटैच करने की कोशिश की है। तो और जो 15% वोट है, अगर वो, क्योंकि बीजेपी ये मान कर चल रही है कि 38 से 39% वोट उसका है अभी भी, और अगर 7-8% इस तरह से वो ले लेती है तो निश्चित रूप से उसकी सीटों पे इजाफा होगा। और देखिए एक बात और उन्होंने बोली, गारंटी वाली बात है कि ये मोदी की गारंटी। 2 दिन पहले केजरीवाल ने कहा था कि ये मोदी की गारंटी नहीं है, केजरीवाल की गारंटी। तो ये चुनाव इस पे भी टिक गया है कि घोषणाएं तो दोनों तरफ से काफ़ी हुई हैं, खासतौर से बीजेपी और आप से, और दोनों ने डिलीवर्ड भी किया है। तो ये लड़ाई भी है। तो कहीं ना कहीं मोदी ये पुख्ता कर देना चाहते हैं कि जो घोषणाएं हुई हैं, क्योंकि डिलीवर्ड तो उन्होंने किया है, वो बीजेपी शासित राज्यों में भी इसके नतीजे अच्छे रहे हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने एक तो अपने आप को प्रस्तुत किया है केजरीवाल के सामने, क्योंकि फेस की कमी का मुद्दा कहीं ना कहीं आप रोज उठा रही थी, तो मोदी ने खुद को प्रस्तुत किया। दूसरा, विश्वसनीयता जो है, जो घोषणाएं हुई हैं वो पूरी होंगी, मोदी ने अपने तरफ से कहा है। तो ये दोनों मुद्दे और चुनाव इन दोनों के बीच ही है, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर थी। जी, अभिषेक गुप्ता जी आपसे हमारे साथ जुड़े हैं, वही सवाल पूछ रहे थे, मुझे याद है दिखा रहे थे पोस्टर की कौन। अभिषेक गुप्ता जी, दिल्ली मांगे विकास, दिल्ली मांगे स्वच्छ यमुना, दिल्ली मांगे अच्छी सड़कें, मोदी मांगे दिल्ली। ऐसे में अब आपका क्या स्टैंड? मोदी जी ने तो कह दिया है मौका दे दो, गारंटी पूरी होने की गारंटी है। देखिए, मोदी जी ने तो मौका मांग लिया है, और ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली की जनता ने उनको मौका नहीं दिया है। लोकसभा चुनाव में दोनों बारी जब भी मोदी जी ने यहाँ से प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ा है लोकसभा का, तो 7 एमपी दिल्ली से भाजपा के ही जीत के गए हैं। मोदी जी ने ये तो बता दिया कि मेरे को मौका दीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता ने जहां पर उनको मौका दिया, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो यहाँ पर स्थिति है वो केंद्र सरकार के पास ही है। मोदी जी ने उस पर कुछ नहीं बोला। दिल्ली में मोदी जी आके प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये दिल्ली की जनता को बहुत अच्छे से पता है। मोदी जी को पहले ये बताना चाहिए था कि पिछले 2 टर्म में जब भी यहाँ पर 7 एमपी जीते तो उन्होंने दिल्ली के लिए क्या काम किया है। दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री सेंट्रल की देखती है, अमित शाह जी देखते हैं। तो मोदी जी को बताना चाहिए था कि उसको इंप्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया है। मोदी जी का आज का भाषण भी हताशा और निराशा से ज्यादा कुछ नहीं है। उसमें साफ पता चल रहा है कि वो लोगों से बोल रहे हैं कि प्लीज मेरे को एक मौका दे दीजिए। क्यों दे दीजिए मौका? आपका कहना है कि प्रधानमंत्री इमोशनल कार्ड खेल रहे। गौरी शंकर जी, हताशा, निराशा, इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के टर्म्स यूज किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बीजेपी के पास दिल्ली में ना तो कोई नेता है ना कोई नीति है। घूम फिर के बात वही। गौरी शंकर श्रीवास जी, पहले गुप्ता जी अपना वक्तव्य पूरा कर ले। मेरा साफ कहना है कि हम चुनावी मोड में हैं और जनता को हम ये बताने चाह रहे हैं कि जिन जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे किस प्रकार से विकास होता है, और दिल्ली में पिछले 10 साल से 15 साल से क्या हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ राजनीति हो रही है। और केजरीवाल जी जिस गारंटी की बात कर रहे हैं, तो गारंटी है, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ। गारंटी इस बात की है कि शराब की कमीशन की जमकर शराब की कमीशन खोरी होगी। गारंटी इस बात की है कि स्कूल के नाम से जमकर उगाही होगी। गारंटी इस बात की है कि करोड़ों रुपए के शीश महल के नाम से उगाही होगी। गारंटी इस बात की है गुंडागर्दी होगी। और गारंटी इस बात की है कि मौलवी से लेकर जितने भी लोग उनको सीधा सीधा ठगा जाएगा, छला जाएगा। आज आम आदमी पार्टी सिकुड़ क्यों रही है? क्या उनके कार्यकर्ता इस चुनाव के लिए तैयार हैं? किसी प्रकार से कोई भी वो जोश कि लोकसभा में तो आपको अच्छा परिणाम मिल जाता है, आखिर ऐसी क्या वजह है जो केंद्र के इतना करीब होके भी, केंद्र में होके भी इतने सारे राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन दिल्ली आप नहीं जीत पाते? नहीं, देखिए, चुनाव में जब हम जाते हैं तो बहुत सारी अपने विजन को लेकर जाते हैं, बहुत सारे बातों को लेकर जाते हैं। पिछले चुनाव में क्या हुआ, कैसा हुआ, हम आज उस विषय पर नहीं जाएंगे। हमारा जो साफ मुद्दा है कि जो पिछले 2 कार्यकाल से 3 कार्यकाल से केजरीवाल जी की कारगुजारियां जनता को बताने के लिए काफ़ी है।
जो इनकी वादा खिलाफी है, मैं साफ कह रहा हूं कि एक भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको केजरीवाल जी ने ठगा नहीं है। आज इनकी पार्टी के कार्यकर्ता, इनके नेता पूरी तरह से इस बात को जान रहे। चुनाव में वो जोश, वो वाइब्रेंट मुझे दिखाई नहीं पड़ता जो पिछले 2 चुनाव में दिखाई पड़ता था। बात नंबर 1। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ रेवड़ी बांटेंगे, सिर्फ पैसा बांटेंगे, सिर्फ मुफ्त का चीज दे देंगे, उससे अब चुनाव नहीं जीत सकते। इस बात को अरविंद केजरीवाल जी भी भांप गए हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो 5 साल में कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार का अध्याय लिखा गया, जेल में मसाज से लेकर तमाम प्रकार की चीजें की गई, सिर्फ आरोप लगाया गया, सिर्फ राजनीति किया गया, सिर्फ जनता को गुमराह किया, यह हथकंडा काम आने वाला नहीं है। जनता के बीच अब इनकी पकड़ कमजोर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले हर्षद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी, प्रधानमंत्री का भाषण सुन रही थी मैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीठ पीछे इनका गठबंधन चल रहा है, आप और कांग्रेस का। ऐसा क्यों कहना पड़ गया प्रधानमंत्री जी को? क्या वाकई ऐसा कुछ है या महज अफवाहें जैसा कांग्रेस पार्टी कहती है? आपकी आवाज नहीं आ पा रही हर्षद जी। अश्मिता जी, मैं ऑडिबल हूँ? जी जी। देखिए अश्मिता जी, बेहद आज दुखद दिन है। आज जो इलाहाबाद में हुआ है वो आपके और हमारे और मेरे हिसाब से देश के हर नागरिक के लिए बहुत दुखद दिन है। और ऐसे समय में हम वहाँ क्या हुआ इस पर बहस ना करके हम ये बहस कर रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव। तो देखिए, इस देश ने ये पहले भी देखा है कि जब बंगाल में चुनाव थे और कोरोना की दूसरी वेव आई थी, तब भी प्रधानमंत्री जी प्रचार कर रहे थे। उनके लिए प्रचार करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। खैर, वो विषय अलग है। मैं अब आ जाता हूँ जो आपने सवाल पूछा उस पर, और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया उस पर। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी ने, अश्मिता जी, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि उनके 11 साल के लगभग जो कार्यकाल है उसमें उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। दिल्ली की जनता ने 2014 में उनको 7 सांसद दिए, 2019 में 7 सांसद दिए, 2024 में 7 सांसद दिए। लेकिन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि वो केंद्र की सरकार बहुत कुछ दिल्ली में कर सकती है। केंद्र के कर्मचारी दिल्ली में रहते हैं, केंद्र के कई विभाग, दिल्ली के कई विभाग केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जैसे गृह मंत्रालय। आपने दिल्ली को क्या सुरक्षा दे दी? और उसके उलट जो वहां पर प्रोटेस्ट करने आते हैं, चाहे वो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो किसान का प्रोटेस्ट हो, आप उसको कहते रहे कि ये दिल्ली में रोहिंग्या बस गए, दिल्ली में आतंकवादी घुस रहे हैं, खालिस्तानी घुस रहे हैं। तो आपने दिल्ली के क्या छवि आपने दिल्ली की पूरे विश्व में बना दी। दूसरी बात, दिल्ली में केंद्र के कर्मचारियों का बहुत अच्छी खासी संख्या है। कोई प्रधानमंत्री जी से पूछे, और मेरे भी परिवार के लोग हैं जो केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं, पीएम केयर्स फंड में जो आप लोगों ने जबरदस्ती महीने भर की सैलरी केंद्र सरकार के लोगों से ले ली थी डोनेशन में, जब वो उसका हिसाब मांगने जाते हैं तो आप उसका हिसाब नहीं देते। तो क्यों दिल्ली की जनता इनको मौका दे? जहां तक बात है ना, एक मिनट अश्मिता जी, मेरी बात खत्म होने दीजिए। जहां तक बात देखिए यमुना की सफाई की है, मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि उन्होंने कितनी बार मौका दे दे दिल्ली की जनता कांग्रेस को। मैडम, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आप थोड़ा जवाब छोटा रखिए हर्षद हाँ, जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये जहां तक यमुना का विषय है, तो पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार ये इनिशिएटिव लिया है कि एक ज्वाइंट कमेटी दिल्ली सरकार के साथ बैठ के बना ली जाए और यमुना की सफाई को लेकर एक प्लान मिलकर कुछ कर लिया जाए। आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से दुश्मनी ले लेते हैं। आपकी कांग्रेस भी दुश्मन है, आपकी आम आदमी पार्टी भी दुश्मन है, आपकी टीएमसी भी बंगाल में दुश्मन है, अगर यूपी में अखिलेश जी है तो वो भी आपका दुश्मन है। तो आप कुछ पॉजिटिव सकारात्मक नहीं करेंगे। लेकिन और दिल्ली चुनाव में तो उल्टा देखा जा रहा है ना, सब आपका सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब आपकी ही पार्टियां हैं ना। अखिलेश यादव कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है दिल्ली में, ना टीएमसी सपोर्ट कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को जो दिल्ली में, चाहे टीएमसी हो चाहे अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी हो, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका यहाँ पर कोई खास जनाधार नहीं है। हरियाणा में भी अखिलेश यादव जी हमसे सीट मांग रहे थे, हमने नहीं दी, क्योंकि उनका वहां कोई जनाधार नहीं है। जहां तक बात यूपी की है, वहां उनकी हमें जरूरत पड़ सकती है। जहां तक बात बंगाल की है, वहां हमें टीएमसी की जरूरत पड़ सकती है। वहां हम गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन जहां इनका एग्जिस्टेंस नहीं है, वहां इनसे हम क्यों गठबंधन कर रहे हैं या इनसे क्यों हम सपोर्ट लें? दिल्ली में भी इस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं। अभिषेक गुप्ता जी, सबसे पहले तो आप जवाब दीजिएगा गौरी शंकर जी ने जो सवाल उठाए, और यमुना के पॉइंट पर भी मैं आऊंगी क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आपने देखा कि हरियाणा के सीएम ने, तो आप अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल उठाए थे कल,
आज तो उन्होंने पानी पी लिया वहां का जाकर, और खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरे हरियाणा वाले क्या मेरे पानी में जहर देंगे। अस्मिता जी, सबसे पहले बात तो मेरे को पता है गौरी शंकर जी को बड़ी समस्या है, यहाँ पर बहुत पीड़ा है, लेकिन जिन फ्री की योजनाओं को यहाँ पर वो बुरा भला बोल रहे हैं ना, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अपने मैनिफेस्टो में सारी की सारी योजनाएं वही गिनवाई है जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ऑलरेडी दे रही है। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है कि केजरीवाल सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी जल कल्याण योजनाओं को हम जारी रखेंगे। तो मुझे पता है कि भाजपा को इससे बहुत परेशानी है, और वो आएगी दिल्ली में तो वो जितनी भी स्कीम्स चल रही है वो उनको बंद कर देगी, और फिर उसको वो घोषणा कर देंगी कि जो हमने चुनाव से पहले वादा किया था वो सभी जुमला था। तो भाजपा की करनी और कथनी में कितना फर्क है दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से जानती है। बात रही यमुना सफाई की, तो हमने तो पहले ही बोला है कि यमुना सफाई में अभी काम अधूरा है और उसको अभी पूरा करने में थोड़ा और समय लगेगा। हमारा नेता सच्चा और ईमानदार है, उसने एक्सेप्ट किया है। लेकिन जो आज हरियाणा के सीएम ने फोटो ऑप के तहत तो जो कुल वहां पर मिलाकर पानी गुप्ता जी पिया है, कहना चाह रहे हैं जो गारंटी हमने ली है वही गारंटी अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो पूरी करेगी, और फिर बाद में बीजेपी ये बोलेगी कि हमने तो गारंटी की गारंटी पूरी की है। गौरी शंकर जी, बड़ा अच्छा लगता है जब रंगा बिल्ला की जोड़ी में बैठे हुए दोनों प्रवक्ताओं के साथ में मैं डिबेट करता हूं। और बहुत अच्छी बात कही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कि हम सत्ता पाने के लिए इनके साथ भी गठबंधन कर लेंगे, उनके साथ भी गठबंधन कर लेंगे, बाद में इनको देशद्रोही बोल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि फोटोशॉप था, जो नायब सिंह सैनी जी ने जाकर इनके गाल पे तमाचा मारा है, ये बहुत अपने आप में गंभीर बात है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हरियाणा वालों से सबसे पहले केजरीवाल जी को माफी मांगना चाहिए। इस प्रकार का एलिगेशन लगाना निश्चित तौर पर बहुत ही अपने आप में शर्मनाक बात है। कोई भी राज्य फेडरल सिस्टम के साथ कभी भी किसी राज्य के साथ इस प्रकार का मानवीय चीज नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, आपने अपनी नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पे पिछले 10 साल से थोड़ा बदस्तूर जारी रखा, लेकिन बावजूद इसके बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपके नेता ने स्वीकारा है कि हम यमुना साफ नहीं कर पाए हैं, मुझे माफी दो। बहुत सारी चीजें, ना मुफ्त वाईफाई दे पाए आप, ना मौलियों को आप पूरी तरह से जो उनको मान देते थे वो दे पाए, फिर अब ग्रंथी में आ गए हैं। तो क्या जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करने का जो आरोप हम पे लगाते थे, क्या वोट बटोरने के लिए उस हद तक पहुंच गए आप? ग्रंथी पहुंच गए, पादरी पहुंच गए, मौलवी पहुंच गए, ये इस तरह की राजनीति कर रहे क्या? विकास का दावा करते थे, पार्टी के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं। सर जवाब लूंगी। हर्षद जी, मोहल्ला क्लिनिक के नाम से लोगों को किस प्रकार से आपने ठगा, स्कूल के नाम से, मुफ्त शिक्षा के नाम से किस प्रकार से आपने जेब भरा। तेरा घोटाला वर्सेस मेरा घोटाला, यानी जी गौरी शंकर जी ये नहीं बता रहे हैं कि योजनाएं बंद कर देंगे क्या, जैसा कि आप लोग चेत नहीं आप योजनाएं पर, हाँ हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं सर, जो दिल्ली में बैठे बैठे देख रहे हैं कि योजनाएं जो आप अभी बोल रहे हैं तो ये बंद कर देंगे क्या? आपकी योजनाएं जैसा कि आप कह रही है। गौरी शंकर जी आपसे सवाल है। गौरी शंकर जी, जो आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं जिन्हें पहले फ्रीबीज कहकर आपकी पार्टी के ही कई सारे नेताओं ने भरे मन से फ्रीबीज इत्यादि चीजें कही थी, फिर वही हथकंडा आपने भी अपनाया, और अब ये जो योजनाओं का आपने जिक्र किया, ये चुनाव जीतने के बाद बंद कर देंगे या ऐसी ही रहेगी, जैसा कि आपका आरोप है? नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। जहां हम जिस प्रदेश में, जिस राज्य हम सरकार में नहीं होते हैं, और जब हमको सत्ता की चाबी वहां की जनता सौंपती है, कभी भी उस राज्य में उस जनता के जनहित के मुद्दे, जनहित के जो योजना को कभी भी हमने बंद नहीं किया, उल्टा वहां की जनता को और हमने देने का कार्य किया। लेकिन हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति स्पष्ट है, हमारा एजेंडा साफ है। क्या कह रहे हैं आप? काफी समय से कुछ कहना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जेब भरने वाली बात आएगी, वो बिल्कुल बंद की जाएगी। ठीक है। गौरी शंकर जी ने भी ये बात मान ली है कि केजरीवाल सरकार ने यहाँ पर जो काम किए हैं वो अच्छे काम किए हैं, और उन सभी कामों को ये भी बदस्तूर जारी रखेंगे जिनको आज तक मोदी जी भरे मन से भरा भरा बोलते रहे हैं कि ये जो सारी नीतियां हैं ये गलत नीतियां हैं। देखिए गौरी शंकर जी की बात सुन रहा था। गौरी शंकर जी बीच में मत बोलिए, हम आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। देखिए जहां तक बात गौरी शंकर जी की है कि सत्ता पाने के लिए हम किसी से भी गठबंधन कर लेंगे, तो वो अफजल को देशभक्त कहने वाले महबूबा मुफ्ती की गोदी में जाके भारतीय जनता पार्टी बैठी थी ना। आज आप उनको आतंकवादी बताते हैं, आप उनकी गोदी में जाके बैठे थे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग? सत्ता को हासिल करने के लिए आप महाराष्ट्र में किन किन लोगों से गठबंधन करे, जिसको आप कहते थे कि चक्की पीसिंग, अगले दिन जाके उनकी गोदी में बैठ गए। तो ये तो देश की जनता जानती है। आपकी पार्टी के लोग
कैलाश विजयवर्गीय जी मैं 10 कहते सेकंड में थे कि इसका सिंधिया जवाब परिवार दूंगा। गद्दार है, और जब सिंधिया परिवार से सत्ता की मलाई मिलनी थी तो सिंधिया परिवार बहुत अच्छा हो गया, सिंधिया परिवार के साथ जाके मिल गए। दूसरी बात, मैं विषय पे आता हूँ गौरी शंकर जी। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो केंद्र सरकार के अधीन आती है। मैं भी उसी का पास आउट हूँ, मैंने वहां से अपनी ग्रेजुएशन की है। आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा नया कॉलेज आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में खोल दिया, वो सेंटर के अधीन आती है, केंद्र के अधीन आती है। कौन सा नया अस्पताल आपने दिल्ली में बना दिया, दिल्ली में आपने कौन सा नया केंद्र विद्यालय दे दिया? दिल्ली की जनता को बताइए, दिल्ली की जनता सुन रही है। आपने दिल्ली गौरी शंकर विश्वविद्यालय के एक मॉर्निंग कॉलेज को इवनिंग 30 कॉलेज सेकंड से में हटा के जवाब, उसको फिर मॉर्निंग शैलेंद्र में जी शिफ्ट के कर पास दिया और उसका जाऊंगी मैं। नाम ठीक है, सावरकर को रख दिया और कहते हैं आपके नया कॉलेज खोल दिया। मैं उस कॉलेज का पास आउट हूं भाई साहब। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कॉलेज गौरी इवनिंग शंकर कॉलेज जी। था, उसको बहुत मॉर्निंग बढ़िया, कॉलेज बहुत किया लेकिन आपने। एक नया 25 कॉलेज सालों किया से तो है, वो है ही साहब, नहीं भाई। सर दिल्ली में, तो अब वो चुप हो जाए फिर मैं बोलता हूँ। ठीक है। अब शर्मा जी शांत हो जाए तो मैं जवाब देता हूँ। इन्होंने शुरुआत की आतंकवादी से, बाटलैंड काउंटर पर रात भर रोने वाले अगर आतंकवादी की बात करते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता मुद्दे से पार्टी नहीं की सरकार भटकेंगे, थी, दिल्ली की बात राष्ट्र हो रही की है। बात की, हमने सत्ता छोड़ दी, हमने मोदी सत्ता ने छोड़ा, कहा, महबूबा उसका मुफ्ती से जवाब हमने दीजिए। महबूबा हमने मुफ्ती को गठबंधन गोदी में क्यों तोड़ा, बैठ गए थे 370 जाकर? लागू किया, जब इसलिए सत्ता की बोलने का मलाई आपको चाहती अधिकार थी तो नहीं महबूबा है। मुफ्ती हमको की गोदी सत्ता में क्यों प्राप्ति बैठे एकमात्र लक्ष्य नहीं था हमारा। दूसरा महत्वपूर्ण बात, आपने कहा कि अजीत पवार को हम जेल पिसिंग, चक्की पिसिंग बोलते थे। हाई कोर्ट का फैसला देखिए, बाइज्जत बरी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ लिख कर ज्ञान अर्जित करके आइए डिबेट में। तीसरी महत्वपूर्ण बात, मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के नेता से, कितना प्रस्ताव, चाहे कॉलेज का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे आईटी का, एनआईटी का, उन्होंने बनाकर केंद्र सरकार से भेजा। सिर्फ आरोप नहीं, मुद्दे की बात करें, कंक्रीट बात करें। केंद्र सरकार ने हर योजना को उतारने का वहां पर प्रयास किया। हर योजना जो राज्य में लागू होती है वो दिल्ली में भी लागू हुई है, लेकिन सिवाय राजनीति के और सिवाय गाल बजाने के पिछले 5 साल में नहीं हुआ। आप बताइए। जी का छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि ये एक बड़ी बात है। जब यमुना का विषय आता है तो आम आदमी पार्टी कहती है कि आधी सरकार तो बीजेपी की भी है। जब विकास की बात आती है तब ऐसा क्यों नहीं कहती आप कि आधी सरकार बीजेपी की भी है, सहयोग से काम हो रहा है? देखिए अस्मिता जी, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, सबको पता है। यहाँ पर गौरी शंकर जी को, मेरे को लगता है कि दिल्ली के फेडरल स्ट्रक्चर की ज्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ पर लैंड भी उनके पास है, यहाँ पर लैंड केंद्र के पास है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर डायरेक्टली केंद्र के पास है। यहाँ पर प्रस्ताव भेजने की जरूरत नहीं होती। इनको अगर केंद्रीय विद्यालय खोलना है तो यहाँ पर इनको हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इनको एम्स खोलना है तो यहाँ पर इनको हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ये जनता को बेवकूफ ना समझे, ये जवाब दे कि पिछली 3 बारी से जो इनके 7 एमपी जीत के आए हैं उन्होंने यहाँ पर काम क्या किया है। कोई काम नहीं किया, इसीलिए इनको 7 में से 6 एमपीओ की इस बार टिकट काटनी पड़ी। उनमें से 2 इनके विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार चुनाव हार के वो काउंसिलर पे चले जाएंगे। ये बताएं कि ये क्राइम को रोकने के लिए इन्होंने दिल्ली में क्या किया है। दिल्ली में गैंग वॉर, अस्मिता जी आप विश्वास कीजिएगा, दिल्ली में गैंग वॉर बिल्कुल नहीं होती थी और पिछले 2 साल से दिल्ली में गैंग वॉर हो रही है। गुजरात की जेल में बैठा है गैंगस्टर, दिल्ली में गैंग वॉर्स करवा रहा है। इनको ये नहीं दिखता, ये इस चीज का जवाब नहीं देंगे। ये यहाँ आएंगे, वो बोल रहे हैं हमें मौका मिल जाएगा, सरकार बन जाएगी तो गारंटी है। शैलेंद्र जी ठीक है, आऊंगी शैलेंद्र जी। तीनों पैनलों को आपने सुना, अब क्या लगता है, अब क्या लगता है सर? क्योंकि प्रधानमंत्री की एंट्री, उधर राहुल गांधी ने भी आप पर हमला बोला, केजरीवाल भी बोल रहे हैं कांग्रेस पर हमला। इस बीच क्या स्थिति आपको लगती है, कैसी कंडीशन बनने वाली आने वाले समय? फेडरल स्ट्रक्चर का जो दिल्ली और राज्य का मसला है वो तो हमेशा बहस में रहता ही है और इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप है, क्योंकि ये, लेकिन जो पार्टी आम जनता को सही तरीके से कन्वे कर पाएगी अपनी बातें, उसको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और अब देखिए 4 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के और अब पर्सनल अटैक्स भी होंगे और मोदी जिस तरह से आए, देखिए अभी तक आपने पूरा इलेक्शन देखा होगा, बीजेपी केजरीवाल को अभी तक घेर नहीं पाई है पूरी तरह से। और आज जो मोदी ने आपका पूरा देखा होगा कि जो भाषण का कंटेंट है वो केजरीवाल को घेरने के मकसद से ही वो आए थे। और अगर केजरीवाल घिरते हैं और फिर मोदी वर्सेस केजरीवाल अगर ये चुनाव बनता है तो निश्चित रूप से बीजेपी ये चाहेगी भी, अभी तक नहीं चाह रही थी, तो ये निश्चित रूप से वोट में असर पड़ेगा। अब जहाँ तक इसमें अब महत्वपूर्ण हो जाता है कांग्रेस का रोल। कल जरूर कांग्रेस ने एक टेम्पो बनाने की कोशिश की थी, अगर वो टेम्पो बरकरार रहता है तो कुछ ना कुछ वोट जरूर बटेगा और बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी इस कोशिश में भी है, तो निश्चित रूप से ये बड़ा लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि ये चुनाव बहुत सारी सीटों पे त्रिकोणीय है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। अभी भी कांग्रेस उस इंटेंसिटी के साथ नहीं है मैदान में, तो त्रिकोणीय बनता है चुनाव तो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होगा। जहाँ तक मुद्दों की बात है, ये बहुत अब तीखे होंगे
पर्सनल अटैक्स होंगे। और जिस तरह से बीजेपी की एक स्ट्रेटजी होती है, जो इमोशनल कार्ड है, जिस तरह से अटैचमेंट दिखाती है, और जैसे आज मोदी के भाषण में बहुत सारी बातें ऐसी थी जो इमोशनली वोटर को प्रभावित करने की कोशिश की थी। तो कुल मिला के दिलचस्प स्थिति में आ गया है चुनाव। और अगर मुद्दों से भटकता है, क्योंकि मुझे लगता है मुद्दों के मामले में अभी आपकी एज है, लेकिन अगर मुद्दों से चुनाव भटकाया जाता है तो निश्चित रूप से वोटों में अंतर आएगा। बिल्कुल, दिल्ली वाले जो रिकॉर्ड रहा है, हम कह सकते हैं कि मुद्दों पर ही वोट देते हैं। अब तो गारंटियों की भी एंट्री हो गई है, केजरीवाल की अलग गारंटी है, मोदी की गारंटी। अब देखने वाली बात होगी कि किसकी गारंटी इस पर मुहर लगती है। इसी के साथ सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, दिल्ली के दंगल में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई है, अपनी गारंटियों को लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि हमारी तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। अब बीजेपी सत्ता में आएगी या नहीं, इस चीज की गारंटी तो हम भी नहीं ले रहे, लेकिन चर्चाएं रोज करेंगे।